छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा वीकली पॉडकास्ट में। हाँ जी दोस्त, चैन से सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि ये चैनल या फिर ये वीडियो जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही चैनल है और सही सोर्स है। हमारा सिर्फ एक ही मोटो है, एक ट्रेडर को सही ट्रेडर कैसे बनाया जाए, एक ट्रेडर को सही एंगल कैसे दिखाया जाए, एक ट्रेडर को सही से गाइड कैसे किया जाए। ये पूरा मोटो है हमारे आज के थीम का और इस पे हमारा डिस्कशन होगा। आज के जो हमारे गेस्ट है, एक नहीं तीन तीन गेस्ट है और साथ ही साथ एक साल नहीं 60 साल का एक्सपीरियंस बोलेगा। एक सवाल तीन आंसर मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे सब्सक्राइबर के क्वेश्चंस को भी लिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस के भी आंसर मिले तो आप जा सकते हैं www.globaltradertv.com पे। बॉटम राइट हैंड साइड में आपको वहां पे फोन नंबर भी दिखेगा, आप डायरेक्ट वहां पे चैट कर सकते हैं, आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली अगला जो भी पॉडकास्ट होगा वहां पे आपके क्वेश्चंस को पूछा भी जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो को देख के आपको कोई गुत्थी मिल जाएगा कि अगले हफ्ते मार्केट में प्रॉफिट हो जाएगा, तो इस वीडियो को यहीं बंद करें, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को और बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने माइंडसेट को और विकसित करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। क्योंकि आज के कुछ ऐसे अनकहे अनसुने सवाल जिसके आपको भिन्न भिन्न आंसर मिलेंगे। डेफिनेटली आज बहुत खुश हूं कि मुझे आज इस सवाल करने का मौका मिल रहा है जिसके भिन्न भिन्न आंसर भी मिलेंगे। एंड आई होप अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर आप देखें। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारे चैनल की रैंकिंग बढ़ेगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के अब आप अगले फुटेज में हमारे साथ हमारे गेस्ट को देखेंगे। तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्लीज वेलकम मैंग सर, सैनिक सर एंड नितिलेश सर। थैंक यू। तो बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन मैंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सैनिक सर अगेन ज्वाइन करने के लिए, और नितिलेश सर आपका भी मुंबई से फाइनली। तो मेरे को लग रहा है आज बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि अगर मैं कहूं तो मेरे पास अलग अलग प्रांत से लोग जुड़ रहे हैं। मैंग सर दिल्ली से है, तो एक मुंबई से है और एक मैसूर से है, मतलब ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह से कनेक्टेड है। और आज की सेशन में सर बहुत मजा भी आना है, क्योंकि जिस तरह की सर हम वोलेटिलिटी थी अब तो जो हमने ऑब्जर्व किया है, जिस तरह से मार्केट ऊपर है नीचे गया, मैंने उसी हिसाब से कुछ एक इनपुट्स भी लेके आऊं। जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे हम उस पर बात करेंगे, कुछ वीडियोस होंगे जो हमारे और दर्शकों के लिए वीडियोस होंगे लेकिन आप लोगों के लिए ऑडियोज होंगे, उस पर भी आएंगे। तो थोड़ा फन इंटरेस्टिंग राउंड भी रखा है और एंड में हम मार्केट की ओर आएंगे, बढ़ेंगे और देखेंगे कि आने वाला हफ्ता, जैसे कि 22 तारीख अभी अभी हमें पता चला कि 22 तारीख मंडे वाला दिन भी छुट्टी है और कल सेशन हमारा पूरे दिन भर खुला रहेगा। तो कैसा मार्केट में तेजी रहेगा या मंदी रहेगा, तो शुरू करें सर, बताइए। आप सभी का स्वागत। हाँ, श्योर श्योर। बैंक सर रेडी? हाँ यार, बैठा हूँ किस लिए। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया। तो सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि, तो सर मैं ऐसा करूंगा कि वो क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा, ठीक है, और आपको अपने बेसिस पे उसका आंसर देना है। तो अगर आप बोले तो मैं शुरू करूं, रेडी करूं? हाँ, शुरू ठीक है। कीजिए। तो सर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपका एक ट्रेडिंग रूल है कि किसी भी स्टॉक्स में मैक्सिमम 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करो। एक दिन एक स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो का 10% है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है, आपको लगता है कि ये और ऊपर जाएगा, क्या आप अपने रूल को बेंड करेंगे? इसमें चार ऑप्शंस हैं। हाँ और इन्वेस्ट करो एक्सपेक्टिंग मोर ग्रोथ, नहीं रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, सी कुछ और स्टॉक्स बेचो और उसी स्टॉक्स में री इन्वेस्ट करो, डी सिर्फ करंट प्रॉफिट्स को सिक्योर करो और बाकी पोजीशन को वैसे ही रहने दो। तो इसका कुछ रूल ही नहीं है कि ये पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स रहने का या 5 स्टॉक्स रहने का। जब समय के पाबंदी के, आई मीन एज पर टाइम वी शुड चेंज। मैं ये बोलूं कि इन 2021 मेरे पास सिर्फ 2 स्टॉक्स थे पोर्टफोलियो में, अभी है 25 स्टॉक्स। तो when I change because of the change of environment, अभी अगर मैं 25 स्टॉक पकड़ूं तो अभी तो मैं ऐसे ही आई विल ट्रेल द स्टॉक एंड कीप मूविंग। आई विल नॉट सिंपली गेट आउट ऑफ अ स्टॉक बिकॉज इट हैज गॉन अप 10% या कुछ। टारगेट तो नहीं है, मेरा ट्रेडिंग स्टॉप ही इंपॉर्टेंट है, टारगेट तो नहीं। अच्छा मैंग सर, आपका आप क्या करेंगे सिचुएशन में? देखो, ज्यादातर विजय सर का जो हिसाब किताब है वो तो इन्वेस्टिंग मैक्सिमम है, ट्रेडिंग तो एक पैशन है, हमारा तो प्योर ट्रेडिंग ही है। तो यार मेरा ना ट्रेड कर, मैं तो फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ, ऑप्शंस में तो मतलब मैं नहीं ट्रेड करता हूँ, मेरी टीम है वो अपना, वो उसका अलग हिसाब किताब है, तो वो एल्गो पे और आर्बिट्राज मॉडल पर काम करती है। मैं तो प्योर फ्यूचर ट्रेडर हूँ। और मेरा अपना यार हिसाब किताब थोड़ा दूसरे टाइप का है। मेरे को जब कन्विक्शन मिलता है तो मैं बड़ी क्वांटिटी में काम करता हूँ, ठीक है।
कन्विक्शन नहीं है तो फिर नहीं करना है कभी। और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। ये इट्स वेरी डिफिकल्ट को रूल को स्ट्रिक्टली कॉपी की तरह फॉलो करना, राहुल द्रविड़ की तरह फॉलो करना, ये बड़ा मुश्किल है, फिर कॉपीड हो जाता है। तो उसमें क्या है, मेरा अपना रूल है कि अगर मुझे लग रहा है कि नहीं स्टॉक में कन्विक्शन है, फंडामेंटल ठीक है, चार्ट्स में अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी उठाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरा ये फंडा है। और मेरा ये फंडा नहीं है कि मैं छोटे 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 50 ट्रेड निकालूं और काम करूं, 2 2 4 4 लाख, वो काम नहीं करता। मैं बैठा रहूंगा बैठा रहूंगा। और मैं महीने में मुश्किल से 4 से 5 ट्रेड करता हूँ, 6 ट्रेड करता हूँ मैक्सिमम। इससे ज्यादा ट्रेड ही नहीं करता मैं। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो करूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं करूंगा, बैठा रहता हूँ आराम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश बाबू की मैं पिछले विजय सर और निखिलेश को भी बता दूं, पिछले 22 साल से, मैं पिछले 16 साल से तो कंटिन्यूस ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ। उसके पहले मैं रिसर्च में था, ये वो दुनिया भर चीजें, लेकिन मैं आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं अपने हाथ से कभी सौदा नहीं डाला। ओके। आई नेवर ट्रेड बाय माई ओन हैंड। इवन कि मुझे ये भी नहीं पता कि F1 से सौदा पड़ता है कि F2 से पड़ता हूँ, मैं अपने डीलर से सुनते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। आई नेवर ट्रेड बाय माई ओन हैंड। ओके। ओके। ग्रेट और मैं ग्रेट। स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं 2 टर्मिनल ऑपरेटर, जो कि मेरे लगभग लगभग 16 साल से ही मेरे साथ है। मतलब मेरे साथ जवान हो, मेरे साथ बूढ़े भी हो रहे हैं। ठीक है। तो उनको पता है। तो यूजुअली जो मेरा हिसाब किताब थोड़ा सा मैं ब्रॉड सोच के चलता हूँ। तो बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, यार बढ़ाते बढ़ाते लोग सैलरियां डीलरों की कितनी हो गई हैं, आपको सस्ते डीलर मिल जाएंगे। मैंने कहा भाई, जब जवानी में हमारे साथ है तो बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। तो मैं चूंकि ट्रेड बहुत कम लेता हूँ, डोल डीलर इसलिए रखता हूँ, अल्टरनेट की वजह से रखता हूँ। कभी किसी बीमार हो गया, किसी का अर्जेंसी हो गई, कहीं किसी को जाना पड़ गया, तो मैं अपने हाथ से कभी ट्रेड नहीं करता। उसके पीछे एक रीजन यही है कि अपने हाथ से मोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना, मतलब मैं जब मैं अपने फ्लो में आता हूँ तो फ्यूचर में 50 50 हजार शेयर, 25 25 हजार शेयर, कभी कभी मुकेश तो देखा है, कभी कभी लाख लाख शेयर की क्वांटिटी में काम करता हूँ। तो उस कंडीशन में खुद से ट्रेड करना, डिसीजन लेना वेरी डिफिकल्ट। तो मैं वो काम करता नहीं कि 25 50 हजार लाख रुपए बचाने के लिए मैं करोड़ों रुपए का नुकसान करूं, उससे कोई फायदा नहीं है। और जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं सर, मैं एल्गो ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूं, बट जितने डिस्कशनरी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, सबको टर्मिनल ऑपरेटर रखना चाहिए। मेरा अपना मतलब मेरी अपनी साइकोलॉजी मैंने रीड किया है। और मैं यूएस मार्केट में ट्रेड करता था 2010 11 2 3 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पे एज ए चार्टिस्ट में ज्वाइन किया था, तो रात में ट्रेड करता था। तो हम लोगों को अलग से टर्मिनल ऑपरेटर दे रखा था। ओके। तो वहां से मैं ये चीज सीखा शुरू से ही। लेकिन मैं 4 साल तो रिसर्च में रहा, तो मैं ट्रेडिंग में था नहीं। फिर अल्टीमेटली मैं समझ गया कि यार शेयर बाजार में ना, अगर आपको अपना लाइफ बनाना है तो ये नौकरी सोकरी से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपना ही कुछ करना पड़ेगा। देन आई एंटर इनटू द ट्रेडिंग। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मैं जो स्टॉक्स बहुत कम ट्रेड करता हूँ, 4 ट्रेड 5 ट्रेड, या कभी कभी 6 ट्रेड भी हो जाता, साल भर में 40 ट्रेड 50 ट्रेड हो जाता। उसमें मुझे नुकसान भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मोटी क्वांटिटी कोई न्यूज आ गई तो वो मेरे को पैसे भी ज्यादा लगते हैं, तो आते भी ज्यादा हैं। तो वो चीजें अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है किस तरह ट्रेडर काम करता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर किसी पोर्टफोलियो ठीक ठाक है ट्रेडिंग का, और डिस्कसरी ट्रेडर है, तो उसको अपने हाथ से ट्रेड नहीं करना चाहिए। ही मस्ट बी फोकस ऑन रिसर्च एंड फाइंडिंग द स्टॉक्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नितिले सर, अब आपकी बात। देखो, वही रूल के साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में 1+1 = कभी भी नहीं होता है। 1+1 = 11 ही होता है, क्योंकि मार्केट कभी क्या करने के ऊपर मजबूर कर देगा कि आप कितने भी रूल्स लेके आओ। मतलब मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि अगर मैं घर से निकला हूँ बाइक का मूड लेके, और दरवाजे ओपन करने के बाद, मार्केट ओपन होने के बाद अगर दिखता है कि मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, तो बदलना पड़ता है। तो वैसे ही रूल्स जो होते हैं उसको बदलना पड़ता है। उसके पहले मैं ऑलमोस्ट ज्यादा दिन स्क्रीन के ऊपर भी बैठता नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा स्क्रीन के ऊपर ज्यादा समय बिताना पड़ता है, क्योंकि लोगों का वैसे कंडीशन है। तो रूल्स वहां पे थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है, क्योंकि इतने साल के एक्सपीरियंस से एक चीज तो समझ में आ गई कि आप अगर एक ही चीज को बार बार रिपीट करोगे, हाँ, डिसिप्लिन अलग बात है और रूल्स में एडजस्टमेंट अलग बात है। तो वो हमेशा वो चेंजेस होते रहते हैं। कभी कभार अगर तेजी का मार्केट होता है तो वो सौदा रुकना पड़ता है, क्योंकि आपको भी मालूम है मैं थोड़ा बहुत शॉर्टिंग की तरफ देखता हूँ कुछ सौदे। तो वहां पे मुझे कभी कभार रुकना भी पड़ता है कि कुछ ट्रेड भी नहीं देने। आज मैंने मेरे क्लाइंट्स को एक भी ट्रेड नहीं दिया, क्योंकि कल जो हम लोग शॉर्ट करके गए थे, परसों के दिन का जो पोजीशंस था,
तो कल मैंने 10 बजे के आसपास पोजीशन शॉर्ट का कवर करवा दिया और उसके बाद कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि कभी कभार रुकना भी पड़ता है, क्योंकि जो आदमी रुकेगा नहीं स्टॉक मार्केट में, मतलब एक चीज हमेशा याद रखना पड़ता है कि जिस आदमी को अपने लाइफ में और स्टॉक मार्केट में कहाँ पे रुकना है, ये अगर बात समझ में नहीं आए तो वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, रुकना काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा थोड़ा सा एक्शन, मेरा बीच में मैं इमोशनल हो चुका हूँ 2 साल में, तो वो प्रॉब्लम हुआ। पहले मैं काफी मतलब स्ट्रिक्ट था, मतलब कुछ चीजें मैं इतने ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, वो चीज। वेल सेड, वेल सेड। नहीं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुझे तो सीरियसली बहुत ही मजा आ रहा है कि यार एक क्वेश्चन और 3 डिफरेंट आंसर। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी मजा आ रहा होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ध्यान से बता रहा हूँ, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच कर समझ के आंसर दीजिएगा। चलिए, आपके पास एक स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रहा है। एक दिन आपको एक रूमर मिलता है कि भैया इस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये रूमर अभी तक मार्केट में नहीं आया है, और आप इस रूमर पे कैसे रिएक्ट करेंगे? ऑप्शन है आपके पास। ए, हाँ बेटर सेफ देन सॉरी, सेल ऑफ करो और भाग जाओ। दूसरा दूसरा ऑप्शन, नहीं सिर्फ कंफर्म न्यूज पे ही आप एक्शन लेंगे, नहीं तो आप बैठे हुए जहां बैठे रहेंगे। तीसरा, थोड़ा आप रिसर्च करेंगे और ज्यादा न्यूज पे, और उसके बाद आप डिसीजन लेंगे। चौथा, पार्शियली सेल ऑफ करो और पार्शियली रुके रहो। तो इस बार नितिलेश भाई आपसे शुरू करेंगे। देखो इसमें देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो पहले मैं चार्ट्स के ऊपर लिखूंगा कि चार्ट्स के ऊपर है या फिर नहीं है, क्योंकि मेरा एक आदत है कि सुनो सबकी करो अपने मन की, क्योंकि किसी को मालूम नहीं होता कि नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल क्या बनने वाला है, होने के बाद सब कुछ चीजें बताते हैं। क्योंकि मेरा एक रूल मैंने पहले डिसाइड किया था, बीच में ब्रेक हुआ, मैं ज्यादा किसी की सुनता नहीं था। एक देखो, आप हर न्यूज के ऊपर रिएक्ट करोगे तो हर पान वाला भी आपको आके बोलेगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे होने वाला है, वो होने वाला है, तो आप वैसे रिएक्शन देना चालू कर दोगे। तो जब तक मुझे चार्ट्स के ऊपर वो चीजें समझ में नहीं आती है, तो तब तक मैं अपना डिसीजन जो है वो चेंज नहीं करूंगा। और रही बात होने की, तो कुछ भी हो सकता है, आप एक स्टॉक लेके चलो या फिर 2 स्टॉक लेके चलो, अगर आपका वो चीजें खराब होनी है तो होनी है। क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर हमने लेकिन देखा होगा पॉलीकैप मैंने लास्ट टाइम एक दिन पहले शॉर्ट रिकमेंड किया था, कुछ 160 रुपए के आसपास वो कॉल पुट ऑप्शन दिया था, वो 230 के ऊपर एग्जिट हो गया, और नेक्स्ट दूसरे दिन उसमें बड़ा फॉल आ गया। तो ऐसे थोड़ी ना मैं बोल सकता हूँ कि ये हुआ था ये हुआ था, तो वो होते रहता है मार्केट में। तो वो चीजें कि अगर चार्ट के ऊपर दिखता है तो डिसीजन लेंगे, क्योंकि काफी बार प्रॉब्लम ये होता है कि रिग्रेट फील आ जाता है दोनों तरीके से। अगर मैंने पोजीशंस को कट नहीं किया तो वो सामने वाला बंदा आके बोलेगा देखो मैंने तेरे को बोला था कि न्यूज है, अगर वो न्यूज खराब हुई और अच्छी नहीं है और उसके कहने के ऊपर मैंने एग्जिट कर दिया पोजीशंस, फिर मेरे को रिग्रेट होगा कि मैंने दूसरे का क्यों सुना। तो इससे अच्छा है कि अपने कान बंद करो और किसी का सुनो नहीं, जो भी होगा मतलब अपना ट्रेड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो होगा वो मेरी वजह से होगा, तो नहीं तो मतलब वो। मोटा मोटा सारांश ये है कि आप रूमर्स पे कुछ भी नहीं करेंगे, आप खुद रिसर्च करेंगे, उसके बाद यू डिसाइड व्हाट टू डू, राइट? ठीक है मयंक सर, अब आपसे। इसमें ऐसा है मुकेश कि देखो जो न्यूज आनी होती है ना, तो अगर बाजार में न्यूज फैली तो इसका मतलब कुछ नहीं है इस न्यूज में। जब न्यूज आनी होती है तो किसी को नहीं पता चलता। ठीक है, पॉली कैब की न्यूज तुम मेरे को बोले कि ये सर यहाँ पे हमारे इंडिकेटर के हिसाब से, मतलब हम जो अपना स्ट्रेटजी जो मैं पढ़ाने के लिए भी बनाया हूँ गैन थ्योरी पे, हमने निकाला कि शॉर्ट बन रहा, तब तक कोई न्यूज नहीं आई थी। मैंने कहा छोड़ो यार, इस स्टॉक में काम नहीं करता हूँ, क्यों काम करना मेरे को। ट्रू। उसके बाद वहां से जबरदस्त तरीके से गिर गया। लेकिन वो 15% तो की अलग की गिरावट है बात है। वहां से। हाँ, वो तो अलग की बात है खैर, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो जो न्यूज है ना, वो जो ऑथेंटिक न्यूज होती कभी बाहर नहीं आती। हम्म। हाँ, मैं मतलब एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट ना खराब नहीं था। जिस तरह से रिएक्ट किया है एचडीएफसी यस। बैंक ने, आप सोच सकते हो 10% गिर जाएगा एचडीएफसी बैंक के साथ शेयर, नो। वो भी जो पिछले 3 साल से चला नहीं है। तो न्यूज जो है, कोई भी न्यूज उठा के देख लो आप। मेरे पास पोजीशंस थी तो विजय सर, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी एक्सपायरी कटी थी, मैं आपको बताऊं। 2022 में जब एचडीएफसी की मर्जर की न्यूज आई, तो लकली आई हैड बोथ क्वांटिटी इन लॉन्ग, बट मेरी किस्मत थी कि मैं लॉन्ग था। आप सपोज दैट, और मार्केट में न्यूज आई, उसके बाद वो स्टॉक नेक्स्ट डे कहां से कहां गया, और मेरी मतलब मेरे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी थी दोनों की, और मैं 8% 9% तक वेट करता रहा, क्योंकि ये बढ़ते भी गिरते भी इसी तरीके से हैं। 9% पे जाकर के मैं इसको बुक किया, और मैं एक दिन में 3.75 CR, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी एक्सपायरी।
और सर वेट वेट, उसके बाद आपने रिग्रेट भी किया, ये भी बताओ क्यों रिग्रेट किया? नहीं, रिग्रेट तो किया तो छोड़ दो, तो आदमी को तो नेचर होता है वो छोड़ दो, बट फिर भी मैं काफी लंबा होल्ड किया, इतनी बड़ी क्वांटिटी, मतलब कि और चूंकि मैं प्रोप में काम करता हूँ, अपने अकाउंट में काम नहीं करता हूँ, सभी जानते हैं, तो मेरा जो ब्रोकर था वो अपने ऑपरेशन हेड से बोला, भाई जो मेरे पास फिगर आई है सही है या बैक ऑफिस वाला कुछ गलत रिपोर्ट भेज दिया है? बोला नहीं नहीं, रिपोर्ट सही है, गलत नहीं है। तो ये चीजें कुछ लक पे भी साथ देता है, कुछ अपना भी होता है। एचडीएफसी बैंक उस दिन गिरा, मेरे पास बहुत छोटी क्वांटिटी थी, कोई रिजल्ट था, और चार्ट्स पे ना देखो आप बुलिश लग रहा था, किसी भी एंगल से देखो आप, चार्ट्स में नीचे से आकर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। बहुत छोटी क्वांटिटी बेची, इससे 4,000 क्वांटिटी मैंने बेची। मैंने कहा यार मेरे को ना 1730 पे बड़ा क्वांटिटी बेचना है, अगर एक बार ऊपर जाएगा तो जब मेरे को टॉप बनाएगा, डबल टॉप अगर बनाता है और आपका पीक, डबल पीक बनाएगा, तो मैं वहां पर शॉर्ट करूंगा एचडीएफसी बैंक को। लेकिन मैंने कहा 2,000 क्वांटिटी बेच देता हूँ खेल खेल में, इसी तरीके से फिर देखा जाएगा, और रिजल्ट खराब आएगा तो रिग्रेट तो नहीं रहेगा। उसके बाद नीचे देखो खुला सीधे, तो बुक कर लिया खुलते ही में, बट बहुत थिन क्वांटिटी थी, सिर्फ 4,000 क्वांटिटी थी। तो ये चीजें यार कुछ लक पे भी साथ देती है, कुछ मेरे को याद है, मेरे को बहुत मोटा लॉस लगा था जब कोटक बैंक और विजया बैंक का जब वैस आईएनजी वैसा का जब मर्जर हुआ यस। था। आई वाज शॉर्ट, मैं क्लियरली बोला हूँ, आई शॉर्ट। बट उसमें मैं बच इसलिए गया कि जिस दिन खुला उस दिन 1% ही ऊपर खुला, तो मेरे जो टर्मिनल ऑपरेटर अभी भी दोनों हैं वो, मैंने कहा भाई तू 2 रुपए 3 रुपए ऊपर लगा के माल खत्म कर, इसे कवर कर ले। पांच, मैं आई वॉज नॉट हियर, 2015 की बात है, मैं नहीं था यहाँ पे, मेरे अंकल एक्सपायर कर गए थे, तो मैं घर गया हुआ था, और एकाएक न्यूज आ गई, मेरे पास 70-75 हजार क्वांटिटी की थी। मैंने वहाँ ठीक ठाक 50 से 55 लाख रुपए का लॉस बुक किया मैं वहां पे। हाँ, हो सकता है ज्यादा भी रहा हो, क्योंकि 10 साल पुरानी बात होगी तो मुझे याद नहीं है। तो ये चीजें कभी भी जो ऑथेंटिक न्यूज होगी ना, चाहे वो किसी कंपनी की गलत फाइंडिंग्स की वजह से हो, गलत बुक की वजह से हो, कोई मर्जर हो, क्रिएशन हो, ये कभी बाहर नहीं आता है। जो अगर न्यूज चलने लगी कि एक्सिस बैंक यस बैंक का खरीद रहा है, तो समझ लो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। दीज आर द रूमर, इवन टीवी पे भी नहीं आएगा वो। तो ये चीजें जो है कि बाजार में नहीं आती हैं। और देखो यार, ये स्टॉक मार्केट का ये फिनोमेना है, आपको ऐसे झटके झेलते रहने पड़ेंगे, सभी झेलते हैं, आप समझो बात को, ठीक है। आपको किसी का लॉन्ग रहा होगा ना एचडीएफसी बैंक यार, पॉली कैप में भी तो लोग रहे होंगे ना। ठीक है? तो ये चीजें होती हैं और होती रहेंगी, उसमें कुछ कुछ कर नहीं सकता है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया मैंक सर। सैनिक सर, अब आपकी बारी प्लीज। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। मैं एक पॉजिटिव एग्जाम्पल ही दूंगा। ये एक 2 साल पहले ये आरबीएल बैंक 650 से गिर के 100 के नीचे आया था। उसके बाद वो ऊपर चल रहा था, क्योंकि वो एमडी कोई नया आएगा, फॉरेन बैंक से आएगा बोल के रूमर थी मार्केट में। वो उससे 70 रुपीज से वो 100 रुपए तक गया। उसके बाद वो अपॉइंटमेंट जो आरबीआई ने बनाया, बताया कि वो कोई एक्स आई पब्लिक सेक्टर बैंक का चेयरमैन बना दिया आरबीएल को। ठप बोल के वो मार्केट में गिरा। रूमर क्या था कि वो कोई फॉरेन बैंक से आएगा, और नहीं आया, वो इसलिए गिर गया। मुझे उसमें एक ही मैंने देखा कि वो कौन आदमी है जो चेयरमैन है। तो मुझे पता चला कि वो आईओबी, प्रीवियस आईओबी का चेयरमैन था। तो मैंने झट से, मेरा एक दोस्त था रिटायर्ड आईओबी का जनरल मैनेजर, उसको पूछा कि ये बंदा कैसा है। तो बोला, उसको बहुत गाली दिया, बहुत गाली दिया। मैं इधर बता भी नहीं सकता हूँ कि क्या है। ये संडे को हमको बुलाता है, पूरा दिन हमको बैठ के वो एनपीए 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 बोलता है। तो मैंने बोला कि अगर आपको इतना दर्द दिया, तो आरबीएल को एनपीए प्रॉब्लम है, वो ऊपर लेके जा सकता है, क्योंकि वो उसको कंसंट्रेट करेगा। तो वो बोला, अरे बॉस, हमने ऐसा हमने एनालाइज नहीं किया। तो मैंने 100 रुपए और आया, वो कोई इंसाइडर्स बैठ के फ्रॉम 80 रुपीज वो 100 रुपीज कुछ ऐसे लेके गए। तो पहले रूमर का गिर गया, और उसके बाद जो इनसाइड इंफॉर्मेशन बोलो कि मुझे मालूम था कि कौन आए है चेयरमैन। तो मैंने बहुत सारे शेयर्स खरीदे और मेरे दोस्त को बोले। वो सब लोग बोले कि ये क्या आईओबी का चेयरमैन आ रहा है, ये तो गिर जाएगा अभी। तो उसके बाद थोड़ा लक हुआ, मयंक सर बोल रहे हैं ना,
लकवा वो टीचर्स फंड बोल के एक फंड आया, उसने 110 को खरीदा, उसके बाद अभी तो देखो किधर गया है, 100 के नीचे नहीं आया 2 साल से। तो कभी कभी क्या होता है, प्राइस में दिखता है कि कुछ होने वाला है, मगर वो गलत दिखता है, क्योंकि वो प्राइस ऊपर जा रहा था कि फॉरेनर आएगा, तो फॉरेनर नहीं आया तो गिर गया। बट व्हेन यू नो कॉम्पिटेंट पर्सन आ रहा है तो अगेन इट विल गो अप, अगेन द इनसाइडर्स विल कम। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस, मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे है कि ऐसा भी गया है, ऐसा भी गया, बट ये तो मैंने आई एंजॉयड द बेनिफिट फॉर नियरली अबाउट डबलिंग ऑफ द मनी फ्रॉम 100 रुपीज टू 200 रुपीज। तो अभी तो बहुत ऊपर चला गया है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो सर आपने उसे अभी बेच दिया कि आप उसे इन्वेस्टमेंट में आपने कन्वर्ट कर दो, यू होल्ड इट? नहीं, मैंने बेच दिया। 100 बेच दिया। 100 एंड 300 रुपये कुछ खरीदा और 200 के आसपास मैंने बेच दिया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि कितना ऊपर जाएगा। ये तो मैंने सोचा था 30-40% मिलेगा, 100% मिल गया, तो मैंने सोचा चलो बेच देंगे, ऐसा बेच दिया। और सर आज के डेट पे कहाँ चल रहा है वो? आज कुछ 270 कुछ चल रहा है मेरे ख्याल से। तो इफ यू हैव होल्ड इट देन नहीं, वो तो ऐसा है सर, हमको इनसाइड इंफॉर्मेशन हो तो भी। और एक मैं एग्जांपल दूंगा आपको। मेरा जो पार्टनर था, वो ही वाज द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ श्रीराम फाइनेंस। तो श्रीराम फाइनेंस एक टाइम 4 रुपए का शेयर था 2003-4 में। एक दिन सिटी बैंक ने उसमें 10% इन्वेस्टमेंट किया, सो वो 4 रुपए से 10 रुपए गया। मेरा पार्टनर जो था, पहला ईडी था, उसने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसने मुझे बताया कि अरे आप कितना भी जाके खरीदो। तो वो यूजलेस कंपनी था, क्योंकि बिलो पार, 10 रुपीज से बिलो पार। तो हमने खरीदे, बहुत सारे खरीदे, सब लोग को बोल दे, विद इन 2 वीक्स इट वेंट टू 30 रुपीज। हमने सोचा ये भगवान तो इतने चप्पड़ बांट के दे रहा है, तो हमने 30 रुपए को सब कुछ बेच दिया। उसके बाद वो तो गया 1400 रुपीज। तो कैसा हो सकता है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी आया हो या पब्लिक में इंफॉर्मेशन आया, तो भी हम हमारा लक, हमारा क्या बोलते हैं, जो फेट रहता है उतना ही कमा सकते हैं हम, जो भी इंफॉर्मेशन हो। ग्रेट 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 ग्रेट। तो मतलब रिग्रेट नहीं होना चाहिए, जिंदगी बड़ी है ना, अभी लंबी है। तो ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल, गुड टू सी कि मुझे 3 अलग आंसर्स मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए सर अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, आपका एक स्टॉक है जो अनएक्सपेक्टेडली बैड न्यूज की वजह से शार्पली गिर गया है। आपका इनिशियल एनालिसिस सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये स्टॉक रिकवर होगा, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स अभी नेगेटिव है, तो आप स्टेप पे क्या करोगे? आप सब ऑप्शंस दे देता हूं। इमीडिएटली आप सेल ऑफ करोगे, लॉस से बचोगे, होल्ड करोगे, रिकवरी का वेट करोगे, या जब वो नीचे जा रहा है तो आप उसे कॉस्ट एवरेजिंग मतलब और नीचे जाके आप उसे बाय करोगे, या फिर मार्केट सेंटिमेंट का एनालिसिस करोगे और फिर डिसाइड करोगे? सैनिक सर आपसे। नहीं, ये तो इट विल डिपेंड ऑन सिचुएशन, और सिचुएशन टू सिचुएशन, ऐसा कोई एक फॉर्मूला नहीं है। अगर मैंने एक देखो, मुझे सत्यम कंप्यूटर्स में ऐसा हुआ कि मुझे उसमें बहुत नेगेटिव न्यूज थी। वो 2007 दिसंबर में, वो मर्जर के लिए कुछ कर रहे थे, वो नहीं हुआ। वो तो उसके बाद वो ऐसे ही साइडवेज मूवमेंट में था। तो मैंने सोचा कि पकड़ के रखूं कि 2000 देखेंगे ऊपर जाएगा या नहीं। सो सडनली वो राजू टीवी पे आके वो बोला कि मैंने फ्रॉड किया है। तो इमीडिएटली इट स्टार्टेड कमिंग, देन आई नो कि अभी तो 0 हो जाएगा। तो मैंने 170 कुछ था, मैंने 168 को मैंने बेच दिया। सो उसके बाद मुझे मालूम नहीं था कि कितना जाएगा। 0 बोले तो मैंने सोचा कि 100 रुपए जाएगा या 50 रुपए जाएगा, बट इट वेंट टू 6 रुपीज, कुछ 6 या 10 रुपए गया एक ही दिन में। तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि ये बैड न्यूज है, कितना मैग्नीट्यूड कितना होता है हमको मालूम नहीं पड़ता है वो टाइम पे। तो अभी रिसेंटली आईटीसी में भी ऐसा ही हुआ कि वो जो डीमर्जर होने वाला था वो आईटीसी होटल का, मुझे मालूम है कि वो डीमर्जर बोल तो वो बैड न्यूज ही है, गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि वो बैट का प्रॉब्लम रहेगा वो डीमर्जर होने का। तो मैंने बेचा है, अब 499 कुछ गया, मैंने 470 को बेच दिया। उसके बाद वो 430 कुछ गया। सो यू डोंट नो एग्जैक्टली किधर जाएगा, बट when you know bad news there, cut it off. When significant bad news is there,
ग्रेट 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 ग्रेट। मयंक सर, अब आप प्लीज, आप सत्यम कंप्यूटर वाली बात विजय सर ने बोला, मुझे अच्छी तरह याद है। 440-50 का रेट था इसका, और वो धीरे धीरे गिरते हुए, देखो पहले लोगों को पता चल जाता है, मतलब ना, जैसे कि जो भी इंटरनल खबर रखते हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं, इनको चीजें अंदर से पता चलता है। वो 440-450 रुपए के करीब चल रहा था, वहां से गिर के 175 आया। जब 175 से गिरा, सीधे 6 रुपए पे आ गया। करेक्ट। 4 दिन के अंदर पता भी नहीं चला। मैं सामने टर्मिनल के सामने बैठा हुआ, मेरे सामने की बात है। और यस बैंक की तरह उसमें भी लोग ले रहे थे। ओके। हाँ, हाँ, यस बैंक की तरह, जैसे कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा। यस बैंक वाले की खबर सुनो। चलो बता रहे हो, जिस दिन न्यूज आई 10% गिरा, तो मेरा बिजनेस पार्टनर बोला, अरे 2 लॉट ले लीजिए, जो है 2 लॉट में क्या जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं लेना है। और भाई 2 लॉट ले लिया। कितने का? 400, 300, 200, जितने की लाट रहा हो। वो 2 लॉट में मेरे को 3 लाख रुपए दिखाने लगा। वो मजे मजे में टर्मिनल बैठ कैसे मार दिया। मैं मना कर रहा हूँ, मेरे टर्मिनल ऑपरेटर नहीं लिए, वो बैठे हुए। वो 2 लॉट ले लिया, वो 4 लाख दिखाने लगा। लॉस 3 लाख लॉस दिखाने लगा। मैंने कहा यार ये क्या कर दिया तू यार, अब 2 लॉट काटते भी नहीं बने और रखते भी ना बने यस बैंक का। और सडन आपने देखा होगा, सडन स्पाइक मारा था एक। इस स्पाइक में मेरे को बिल्कुल ब्रेक क्यों पाया। मैंने कहा लगा दे, 5 रुपए नीचे लगा दे। मैंने टर्मिनल कटवा दिया सौदे। मैंने कहा भाई जो शेयर 10% गिर गया है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हम्म। तो ये चीजें यार स्टॉक मार्केट में होती रहती हैं, होती रहेंगी। इसीलिए पोजीशन साइजिंग बोला जाता है। इसीलिए मैं सभी ट्रेडर्स को बोलता हूँ, सभी इन्वेस्टर, विजय इवन की जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया, उन्होंने बोला कि भाई स्टॉक मार्केट को ब्रेड बटर का रास्ता मत बनाइए, ये वेल्थ क्रिएशन के लिए उसका हिसाब किताब अलग रखिए। इसलिए जो भी पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है, वो पैसा मैं बाजार में नहीं लगाता हूँ। बाजार का मेरा अपना अलग पैसा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बाजार कहीं चली जाए, शेयर कहीं चला जाए, जिससे कि मेरे को जो पैसा लगे वो मेरे चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए। हम्म। मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ, मैं जिस घर पे रह रहा हूँ, जो मेरा ड्राइवर है, जो मेरा कुक है, वो सब तरीके से, प्रॉपर तरीके से चलता रहे। पता भी नहीं चलेगा, मैं ना बताऊं मुकेश को मुझे इतना पैसा लगा, तो पता भी नहीं चलेगा मेरे को कितना पैसा लगा है। ट्रू। तो ये मनी मैनेजमेंट आपको खुद करना है। आप समझ रहे हो बात को? ग्रीड फियर में लोग सारी चीजें गंवा देते हैं, प्रॉब्लम ये है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं बेसिकली यूपी का रहने वाला हूँ, बनारस एरिया का रहने वाला हूँ मैं। स्टॉक मार्केट में अजूबा ही होगा कि मैंने अपने घर से चवन्नी नहीं लगाया स्टॉक मार्केट में। चवन्नी का मतलब चवन्नी, हाँ, 25 ट्रू। पैसे भी नहीं लगाया मार्केट में। क्योंकि मैं जो, जब स्टॉक मार्केट में, जब ट्रेडिंग में सर 2-3 में जब मैं आया, तो वो अंग्रेज के साथ ना वो आया हुआ था, वो हम लोग को ट्रेनिंग दे रहा था। तो उससे वो 6 महीने था यहाँ पे, उससे मैंने बहुत चीजें सीखी। मेरे पास कैपिटल नहीं था, ये मैंने सीखा कि भाई अपना, अगर अपना भी कैपिटल लगाऊंगा तो कितना इससे ग्रो करूंगा। लाख, 2 लाख, 5 लाख डैडी पापा से कितना कोई पैसा ले लेगा। ठीक है। देन आई रियलाइज कि नहीं यार, ये तो कॉर्पस बनाना पड़ेगा। पहले अपने स्किल को डेवलप करो, स्किल को डेवलप करो, डेवलप करने के बाद जाओ ब्रोकर्स के पास, जाओ, उनके पास फंड होता है, दे विल अपने अपना वैल्यू शो करो। पहले छोटे फंड से काम करो, फिर रिटर्न दिखाओ, फिर तुमको बड़ा फंड देंगे, फिर उस पर काम करो। इस तरीके से मैंने फिर अपनी टीम बनाना, इस तरह से चीजें किया मैंने। यही हम्म। ट्रेडर्स को सिखाता हूँ कि अपने पैसे को ज्यादा इन्वॉल्व मत करो। पैसे की कमी नहीं है मार्केट में, आप समझो। फैमिली फंड, अगर आपके पास कन्विक्शन है, आपके पास सब कुछ, लंबे रेस 10 साल 12 साल का अगर आप ओरिजिन बनाते हो अपने लाइफ का, तो फिर आप जाकर के ठीक ठाक पैसा बनाओगे। और जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपकी लाइफ 8 साल 9 साल बस दाल रोटी चलता रहे, लेकिन कोई 10वां साल ऐसा आएगा ना, आपका पूरा सिस्टम चेंज कर देगा। जितने रिलेटिव्स हैं, जितने दोस्त हैं, वो सब कहेंगे कि साला कहीं गांजा अफीम बेच रहा है लगता है। अभी 2 साल पहले तो साला इसी तरह घूम रहा था। ये है स्टॉक मार्केट, इसमें कब टर्न आउट हो जाएगा आपको पता नहीं, करेक्ट। करेक्ट। बट वो ट्रू। आपको वेट करना पड़ेगा। हम्म। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कि अपने पॉकेट को देख के चलो। मैं इतनी मोटी क्वांटिटी में काम करता हूं, जब अपनी पोजीशन नील करता हूं ना मुकेश, जब नील करता हूं, मेरा पोर्टफोलियो जीरो, मुझे लग गया 2 करोड़ रुपए, कट, सिस्टम बंद, ऑपरेटर घर जा एंजॉय कर। मैं भी एंजॉय करूंगा, मेरे को फोन मत करना क्या रेट चला नहीं चल रहा है, ना सीएनबीसी देखना, कुछ नहीं देखना है। व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, आई स्टार्टेड विद 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 100 लॉट बनाने में इसको 5 मिनट भी नहीं लगेगा। सो जस्ट नीड टू रिक्रिएट योर कन्विक्शन। ये हम्म। होता है, इसलिए से बाजार में काम करता है आदमी। ठीक है। और ये प्रोसेस बहुत लंबा है। यहाँ पे क्या है, शेयर बाजार में उल्टा है। यहाँ पे जो ट्रेडर्स आ रहे हैं ना अभी, वो उल्टा काम कर रहे हैं। पहले इंजेक्शन लगाना सीख रहे हैं, फिर वो एमबीबीएस की तैयारी करने जा रहे हैं। ट्रू।
और रियलिटी क्या है कि पहले तैयारी करो, फिर एमबीबीएस बनो, फिर इंजेक्शन लगाओ। वो दे व्हाट दे टोल्ड कि पहले ना थोड़ा मेरा सर कैपिटल बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा कर लूँ ना, फिर मैं सीखने आऊंगा या फिर मैं मेंटर के पास जाऊंगा। भाई जब तू कैपिटल तेरा अपने से बड़ा हो जाएगा, तुझे किसी मेंटर की जरूरत ही नहीं है भाई। फिर क्या तुझे जरूरत है मेंटर की? तो यहाँ पे प्रोसेस बिल्कुल उल्टा है, और उसके पीछे सभी जिम्मेदार हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जिम्मेदार है। इन्वेस्टर्स के नाम पे, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के नाम पे पैसा आता है, सब मिलजुल के खा जाते हैं, कोई अवेयरनेस नहीं है। म्यूचुअल फंड का इतना एडवर्टाइजमेंट किया गया, इतना एडवर्टाइजमेंट किया कि गांव गांव में भी लोग जान गए हैं। अभी ना एडवर्टाइजमेंट की, मेरा ड्राइवर भी ऑप्शन में कुट 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 करते रहता है, आप बताओ। तो इसलिए ये चीजें थोड़ा स्टॉक मार्केट को लेकर के जो एक मिथ बना हुआ है कि हम 3 दिन में करोड़पति बन जाएंगे, सर बहुत मुश्किल है। और पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि ये मतलब इतना लोगों को लगता है कि नहीं हाँ सब कुछ है, लेकिन उसके पीछे का दर्द कितना है वो तो जो करता है वही जानता है, दूसरा कोई जान नहीं सकता है। सही बात, सही बात। ट्रू, ट्रू, ट्रू। नहीं नहीं सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नीलेश, नीलेश भाई प्लीज, अब आपकी बारी, थोड़ा आप भी अपने विचार प्रकट करें। देखिए डेफिनेटली अगर स्टॉक को कुछ न्यूज आते हैं और डैमेज बड़ा होता है, सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड होता है कि वो रेट काटने का रेट है या फिर कैसे है। तो एक बार के लिए बिजनेस करके करना बेहतर होता है, क्योंकि देखो कल कितना बड़ा गिरेगा या फिर कल कितना बड़ा राइज आएगा वो पता नहीं चलता है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो पहले लगता है कि और कितना गिरेगा, और जब ऐसा मन में आता है ना कि और कितना गिरेगा, तो मार्केट हमें हमारी औकात दिखा देता है कि भाई तू बोल रहा है ना कि कितना गिरेगा, मैं तेरे को एक बार गिर और गिर के दिखाता हूँ कि मैं कितना गिर सकता हूँ या फिर मैं कितना बढ़ सकता हूँ। ओके, मुझे याद है मैं पॉलीकैप में शॉर्ट था। ओके, 100 रुपए हम लोगों ने बना लिए थे, और मुझे लगा कि यार अभी ना स्टॉप लॉस को कॉस्ट के ऊपर लेके चलना चाहिए, और स्टॉप लॉस को हमने कॉस्ट के ऊपर लेके चला। अगर हम लोग वो कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखते तो 3,600 से लेके 3,000, सॉरी 5,000 के आसपास जो पॉलीकैप भागा। आप चार्ट को एक बार देख लो कि जब भी हमें लगता है ना कि और कितना बढ़ेगा बाजार या फिर और कितना गिरेगा, वो एक्चुअल में दिखाना चालू कर देते हैं। तो मेरा सिंपल है, एक बार अपनी औकात से बाहर जाने लगा तो भाई शांति से बैठे रहो, दूसरे स्टॉक में पैसा बन सकता है, क्योंकि वो काफी बड़ा डैमेज हो सकता है। 1-2 बार हम लोगों ने करके देख लिया कि और कितना बढ़ेगा और कितना गिरेगा, तो पैंट उतर गई थी। तो उस वजह से तो अभी तो निकल जाते हैं। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। लिटरली मुझे बहुत ही मजा आ रहा है कि एक सवाल 3 अलग तरह के आंसर, बहुत ही मजा। चलिए सर, ये छोटे मोटे सवाल थे मेरे जो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो एक्टिविटी हमारा हो नहीं पाया, अगले हफ्ते ट्राई करेंगे जब प्रफुल हमारे साथ ज्वाइन करेगा। बट कोई बात नहीं सर, अब बढ़ते हैं सर। हमारा जो फाइनल है कि सर अगले हफ्ते मार्केट, कल भी सेशन हमारा पूरा खुला हुआ है और मंडे को हमारा सेशन बंद है, तो चाहता हूं एक एक करके हम चालू करें और हम प्रकाश डालें कि जैसे पिछले हफ्ते हमने एक लेवल बात की थी कि 22,200, बैंक सर आपने भी बोला था, निखिलेश और सैनिक सर आप भी थे वहां पे। हम सब ने मतलब डिस्कशन किया था और एक नंबर आया था भाई, 22,200 का एक नंबर है जो इंपॉर्टेंट है, वहां से मार्केट गिर सकता है। और नीचे का 21,500 था। उसके बाद ऑल ऑफ सडन हम वेनसडे को भी आए थे जहां पे सर ने बोला था कि यार इतने जल्दी मार्केट नीचे नहीं जाएगा, बट स्टिल एचडीएफसी का एडीआर गिरा तो मार्केट नीचे डिप मार के वापस मार्केट 650 के ऊपर आ गया। तो ये मुझे समझना है कि सर ये जो कैलकुलेशन जो चल रहा है, अब अगले हफ्ते का मार्केट कैसा लग रहा है, कि अगेन ऐसा ही वॉलेटिलिटी हमें दिखेगा क्योंकि हमारे राम जी आ रहे हैं, सेंटीमेंट बड़ा तेज है, या फिर अगेन मार्केट ऊपर नीचे होगा? तो शुरुआत करेंगे किससे करें? निखिलेश भाई इस बार आपसे करेंगे, चलो स्क्रीन देखो शेयर कर सकते हो, समझा सकते हो मुझे और हमारे दर्शकों को। देखो मैं चार्ट्स थोड़ा सा मैं एक बार के लिए देख दिखा लो, अगर देता नहीं हूँ। है तो आप वर्बल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक स्टिल है, आई थिंक वर्बली मैं मैंने बता देता चार्ट हूँ तो अपने क्योंकि सभी को दे आज ही दिया है। ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर में जब तक अभी 21,800 ये क्रॉस नहीं होता है तो यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। देखो कल का जो सेंटीमेंट होगा वो सेंटीमेंट दो तरीके से लोग देख सकते हैं। अगर मार्केट कल गैप ओपन होता है तो कुछ अपने लॉन्ग्स को एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। तो 21,800 21,830 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकलता है तो ही बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ नंबर्स जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जनवरी से इसमें सरप्राइज करते हैं, तो वो हमें देखने को मिला। 22,000 का एक फैंसी नंबर, वहीं से ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। नीचे में अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो 21,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इस नंबर से ऊपर लेके तो आए हैं, लेकिन टिकता है मार्केट वो एक बार के लिए देखना पड़ेगा। अगर ये 21,500 को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर से हम लोग 21,000 से लेके जो मेरा पहला जो टारगेट था 20,800, वहां तक मैं एक बार के लिए मार्केट को देखना पसंद करूंगा बजट के पहले। क्योंकि
जब तक बाजार हल्का नहीं होगा तब तक नया एक साइड मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल सकता है। क्योंकि और एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि गर्लफ्रेंड को लूटने का और निफ्टी को टूटने का बस बहाना चाहिए। एचडीएफसी बैंक वो बहाना बन गया, और वहां पे ही सबने बोलते हैं ना कि अपने जितने भी पाप है वो सब कुछ धो लिए, वैसी वाला चीज है। तो मार्केट में ऊपर में 21,800 830 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक कोई भी लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं देना चाहिए। जो फंसे हुए ट्रेड है वो एक बार के लिए ऊपर में एग्जिट करने की कोशिश करे। 21,500 के नीचे पैनिक होना स्टार्ट हो जाए। वेल डन, वेल डन। बहुत ही एकदम क्या बताओ, छोटे शब्दों में आपने पूरा मार्केट का विचारधारा बता दिया। चलिए सैनिक सर, अब आपकी बात प्लीज। अब आप मत बोलिए आपका चार्ट नहीं चल रहा। यस, चल गया। हाँ, ओके, आप देख सकते हैं ना। हाँ सर, हाँ सर, प्लीज। हाँ, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि नॉर्मली इट विल क्रॉस वन राउंड नंबर। लास्ट वीक वो तो बिलो 22,000 कुछ था। मैंने बताया था कि वो 22,100 या 22,200 ऐसा जाएगा। तो मैंने ट्विटर हैंडल पे ट्विटर में मैंने ऐसे लिखा था कि 22,124 हो सकता है पीक। ऐसा मैं मजाक से किया क्योंकि 22 जनवरी 24 को राम आएंगे, तो मैंने सोचा कि पीक भी आएगा। तो 22,124 वो एग्जैक्ट हुआ। अब ये तो सिर्फ ये तुक्का था, ये ऐसा नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि ये 22,124 ही पीक हो जाएगा। मुझे इतना मालूम था कि 900 सीरीज में वो पीक नहीं होता है। इट विल क्रॉस 22,000, 23,000 बोले तो इट विल नॉट पीक आउट एट 22,900 22,850, ऐसा नहीं होता। आप हिस्ट्री देखिए, कभी भी ऐसा नहीं। तो अभी तो हो गया। एंड आई ऑल्सो मेंशन कि अगर पीक होगा वो गुड न्यूज पे होगा या नो न्यूज। बैड न्यूज पे कभी पीक नहीं होता है मार्केट, कभी भी। बॉटम बैड न्यूज पे होता है पर पीक कभी नहीं होता। तो अभी क्या हुआ, एक तो ये जो हमने देखा है कि ये फाइनल टॉप है या इंटरमीडिएट टॉप है हमको मालूम नहीं, अभी तो गिर गया है। तो हमको क्या सपोर्ट किधर है? पहला सपोर्ट क्या है? पैनिक फॉल कब हुआ था? दिसंबर 21 को हुआ था। दिसंबर 21 को पैनिक फॉल हुआ था। वो हुआ 20,975, 20,900। आपको दिख सकता है ना इधर, हाँ सर, हाँ सर, दिख रहा है, दिख 20,975। तो मैंने 20,975 के नीचे गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा मार्केट को निफ्टी में। तो मैं ऐसे देख के मैं चला रहा हूं, मैं चलूंगा। ये बैंक निफ्टी देखे, अगर बैंक निफ्टी देखे तो ऑलरेडी बिलो 20 वो पीक के सॉरी बॉटम के इट हैज कम बिलो दैट। यू सी दैट इट हैज ऑलरेडी कम बिलो दैट। 21 दिसंबर का जो बॉटम था 46,970 दिख रहा है सर? हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना। ये देखिए इधर एक्चुअली इट इज ट्रेडिंग बिलो दैट। ऑलरेडी बैंक निफ्टी दिखा रहा है हमको कि ये मार्केट वीक है, ये नीचे जाने की बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है। निफ्टी अभी तक नहीं ब्रेक किया और 21 दिसंबर का, तो बैंक निफ्टी तो ब्रेक किया। मैं ये देख रहा हूं कि 20 साल से ये बैंक निफ्टी विल लीड द निफ्टी ऑलवेज। बैंक निफ्टी लीडर है एक्चुअली। निफ्टी बोलते सब लोग निफ्टी को देखते हैं, एक्चुअली बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट रहता है ना, वो अगर आप देखें तो उसको आपको क्लू मिलता है। तो आप कभी भी देखिए बैंक निफ्टी क्लू देता है, निफ्टी नहीं देता है। तो बैंक निफ्टी अभी दे रहा है कि मैं नीचे जाने वाला तैयारी कर रहा हूं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट कौन सा मेजर सपोर्ट कौन सा है? December 4 का जो हुआ वो सून आफ्टर द इलेक्शन, वो मंडे हुआ ना, स्टेट इलेक्शंस का उसके बाद मंडे। तो दैट इज द रेड लाइन। आप रेड लाइन देखें तो 20,507 है। 507। 20,507 इधर है। तो अगर 20,507 से नीचे आया तो मैं सोचता हूं कि ये बेयर मार्केट शुरू हुआ। अभी तक इंटरमीडिएट बॉटम भी नहीं हुआ, क्योंकि इंटरमीडिएट तो ये वाला ब्लैक लाइन है निफ्टी में, वो है 20,975। आज है 21,622 कुछ है ऐसा। तो ओनली व्हेन इट ब्रेक्स द 20,975 यू कैन से इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउन है निफ्टी में। अभी बैंक निफ्टी में चालू हो गया है इंटरमीडिएट ट्रेंड। अभी फाइनल जो लक्ष्मण रेखा है वो है December 4 का लो। अगर वो लो टूटे तो यू कैन से इट इज वी आर इन अ बेयर मार्केट। अभी ये एक सोचने की बात है कि अभी
हमारे पास दो मार्केट है, एक है निफ्टी बैंक निफ्टी एक मार्केट, और ब्रॉडर मार्केट जो बोलते हैं मिड कैप स्मॉल कैप, आज भी वो ऑल टाइम हाई बता रहे हैं। तो सब लोग, वो पंटर लोग उधर बैठे हैं, इंस्टीट्यूशन लोग इधर बैठे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस जो पहले वो धक्का देते हैं, उसके बाद पंटर लोग आते हैं। मेरे ख्याल से वो पंटर लोग वेट कर रहे हैं February 1 को, क्योंकि बजट है। ये बजट फुल बजट नहीं है। मैडम ने बताया है कि ये बजट फुल नहीं है, और ये तो सिर्फ वोट ऑन अकाउंट है। वोट ऑन अकाउंट में आउटलेज नहीं मिलते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत टिंकरिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो मार्केट जाएगा, मेरे ख्याल से February 1 तक जा सकता है, तेजी में। उसके बाद मेरे ख्याल से हाई प्रोबेबिलिटी वो मंदी में आएगा। मैं कल से ही शुरू करूंगा कि मंदी के गान कल से शुरू करूं। क्यों? क्योंकि आज हुआ है रिलायंस और हिंदुस्तान लीवर का रिजल्ट, वो दोनों अच्छे नहीं हैं। वो बड़े इंस्टीट्यूशंस रिलायंस, हिंदुस्तान लीवर, HDFC बैंक ऐसे स्टॉक्स रखते हैं। तो कल मुझे लगता है कि सेलिंग आएगा। अगर सेलिंग आएगा तो वो 20,975 टूटेगा, बिफोर बजट में टूट सकता है। टूटेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। 20,975 छोड़ो, 21,285 हाई प्रोबेबिलिटी है टूटेगा। 21,285 क्या है? वो कल की लो है। पहला वो देखने का 21,285, अगर वो टूटा तो नेक्स्ट 20,976, फाइनल लक्ष्मण रेखा 20,507। ऐसा 3 मैं लाइन ड्रॉ के मैं बैठा हूं। मुझे ये लगता है कि ये 21,285 टूटेगा कल, नहीं तो नेक्स्ट वीक में। 20,976 थोड़ा टाइम लगेगा, 20,507 बहुत टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। बट अभी क्या है, किसने बताया, किसको पता था कि 2,000 पॉइंट गिरेगा बैंक निफ्टी? ऐसा भी हो सकता है, बट मार्केट तो वल्नरेबल फॉर एनी सेलिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। ब्रॉडर मार्केट स्टिल पंटर्स लोग बैठे हैं, बट इधर तो मुझे डर लग रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब मोटा मोटा अगर देखा जाए तो जो आपका इंपॉर्टेंट लेवल जो आ रहा है 20,507 का आ रहा, राइट सर? उसके बाद ये आप फुल बेरिश हो जाओगे, राइट? यस। तब तक आप प्रिकॉशंस लेके शॉर्ट करोगे। चलो बहुत ही बढ़िया। बैंक सर, नाउ इट्स अप टू यू प्लीज। तो देखिए, ये मैं सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, सैनिक सर थे उस दिन डिस्कशन में हम लोग कर रहे थे कि मैंने बताया था आपको कि ये लेवल जो है 450 वाला जो लेवल है आपका, जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता है आप बाजार, ठीक है, जब तक ये वाला लेवल 450 नहीं तोड़ा, जैसे निखिलेश ने बताया है 450 500 के लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक बाजार ऑलमोस्ट जो है नीचे नहीं है। एक बार ये लेवल ब्रेक कर गया, और ये लेवल आपका, ये वाला लेवल एक बार आपका ब्रेक कर गया ना, ये तो फिर बाजार एक बार आकर के रुक जाएगी 20,900 के करीब। उसके बाद फिर बाजार आएगी 20,700 करीब। बाजार में देखो बियर रैली यार अभी ना, जब तक ना 30 वीकली EMA के ऊपर खड़ी है बाजार, तब तक बाजार में मंदी नहीं है। मंदी को मतलब बियर मार्केट नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। वो करीब आता है आपका 20,030 के करीब, ये वाला लेवल, ठीक है। यहां तक बाजार अगर बहुत आई तो आई, ठीक है। डेली के चार्ट में बता रहा हूं, कभी वीकली के चार्ट पे एनालिसिस करूंगा। और मैंने आपको बताया था उस दिन कि एक बार बाजार, ये देखो, ये जो इंपॉर्टेंट, ये जो एवरेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WD गैन के द्वारा नंबर, वो यूजुअली एवरेज बताते नहीं थे, लेकिन मैंने इसको अपने परमिटेशन कॉम्बिनेशन से एवरेज निकाला। ये बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है। तो इसके ऊपर जब क्लोज करेगी बाजार, यानी 750-800 के ऊपर जब जाएगी, इसे निखिलेश से बताया है, तो बाजार में रैली बनेगी। 600-650 पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर इसके ऊपर बाजार जाएगी तो ये वाला पोर्शन जो मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये बोला, ये और ये तीसरा बनेगा। जब ये 3 पीक आपका बन जाएगा बाजार में, 3 पीक बन जाएगा, तो बहुत ही बड़ा न्यूज चाहिए इस पीक को ब्रेक करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये पीक बनेगा, और इस पीक के बाद जब करेक्शन आएगा तो वो करेक्शन आपका करीबन आ जाएगा 19,600 के करीब आएगा। अभी लोग क्या होता है, तेजी के ना फिर मंदी भूल जाते हैं। जैसे फीवर, जुकाम, खांसी है, फिर वो ठीक होते ही ना जाड़े में मूली खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
तो उनको भूल जाता कि यार अभी ठंड में मैं तो खांसी जुकाम से अभी मतलब ना कोल्ड कफ से परेशान था, अभी फिर मैं मूली खा रहा हूँ। तो क्या तेजी में सब भूल जाता है। ठीक है। अभी बाजार पिछले साल ही 1500 200 मारी थी, है 18 800 से, तब वो सबको भूल गया। तो जब तेजी में आते हैं तो एक्चुअल में यूफोरिया टीवी वाले क्रिएट कर देते हैं, प्रॉब्लम ये। तो ये टोटल एनालिसिस है। तो मेरा अपना मानना है, बिल्कुल निखिलेश और विजय सर बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि हम जो है, हमारा जो ये वाला पोर्शन है ना, ये एक बार अगर ये वाला लेवल अगर एक बार क्रॉस कर गया, जस्ट 700 800 का, और क्रॉस कर गया, तो मेरे को लगता है ये यहाँ तक दोबारा जा सकता है, ये वाला लेवल दोबारा टच कर सकता है। और यहाँ पे जब ट्रिपल पीक बना लेगा ना, ट्रिपल पीक बना लेगा यहाँ पे, तो वहां का जो फॉल होगा ना, बहुत ही शॉर्ट फॉल होगा, फिर वो रुकने वाला फॉल नहीं है फिर वो बाजार में। फिर वो फॉल रुकने में फिर सेल ऑन राइज ही बाजार हो जाएगी। और मेरा अपना मानना है, मतलब मेरा अपना प्रिडिक्शन है कि इस साल बाजार 2024 में बाजार में कोई रिटर्न नहीं रहेगा। 24% का रिटर्न पिछले साल आपको मिल गया, क्या चाहिए आपको। जो नए लोग आएंगे उनको भी कुछ कमाने का मौका दोगे कि म्यूचुअल फंड में डालते रहेंगे बेचारे। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही, यही करते रहेंगे वो, हैं। तो ये बाजार फेना मिला 10 15% का करेक्शन कोई बड़ी चीज नहीं है, कभी भी आ सकता है। तो ये अब प्लस देखो, बियर मार्केट मार्केट रैली का, बुल मार्केट रैली का जो है ना एक रूल होता है, ठीक है ना। वो हमारे यहाँ अभी मैं आपको एक पिछले पिछले पॉडकास्ट में जब निखिलेश और उमेश दोनों थे, तो मैंने बोला था कि ये जब 100 ईयर की साइकिल कंप्लीट होगी ग्रेट डिप्रेशन की 2029 में, 2029, तो जाकर के बियर मार्केट रैली स्टार्ट होगा। उसके पहले 15 17% के करेक्शन ही रहेंगे बाजार में। ठीक, अनलेस अनटिल कोई ब्लास्टिंग हो गई, कोई कुछ ऐसा हो गया, तो कहानी अलग है। अदरवाइज अब सबके पास परमाणु बम हो गया, तो जियो पोलिटिकल तो खाली करेक्शन के लिए आएंगे। ठीक है, सबके पास एटॉमिक हो गया है। तो मेरा अपना ये रूल ये है कि बियर मार्केट में मानता हूं कि 200 डीएमए के या ईएमए मान लो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के 2% नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू करे, 2% नीचे, तो मैं मानता हूं कि दिस इज कॉल्ड बियर मार्केट। अब बुल मार्केट रैली भी उसी तरीके से, अगर 200 डीएमए के 2% ऊपर बाजार कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रेड करने लगे, 15 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, स्टॉक्स हो या निफ्टी हो या बैंक, चाहे वर्ल्ड वाइड किसी मार्केट की बात कर रहा हूं, तो समझ लो कि बुल मार्केट चालू हो गया है। तो ये बहुत सारे परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं बाजार में लगाने के लिए। अगर मैं सब अपनी स्टडी अगर पढ़ाने शुरू करें तो मतलब 2 साल भी पढ़ाना मुश्किल हुआ, मतलब कम पड़ जाएगा मार्केट के लिए। सो मेरी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन द मार्केट। तो मेरा अपना और बहुत सारे रूल है, फिर किसी दूसरे पॉडकास्ट में बताऊंगा। ये सब फार्मूला यूजुअली आपको बहुत, शायद बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ट्रेनर देंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बुल मार्केट रैली कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, बियर मार्केट रैली कैसे। तो ये सब एजुकेशन का पार्ट है, धीरे धीरे हम अपने व्यूअर्स को बताते रहेंगे। तो मेरा अपना मानना है कि बियर मार्केट ये अगर 19,600 भी आ गया है ना, तो इसको भी मैं कभी बियर मार्केट नहीं मानता, ये भी करेक्शन ही है। इट्स वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम क्या है, देखो ट्रेडिंग में ना, मैंने जो जितनी किताबें पढ़ी हैं बाहर, और जितना मैंने अपना देखा है, जितने मतलब ज्यादातर मैं बाहर के ट्रेडर्स और ट्रेडर को ही फॉलो करता हूँ और पढ़ता हूँ, सभी ने लाइफ में पैसा ट्रेंड फॉलोइंग से बनाया है। आज भी राकेश जी तो नहीं रहे अब दुनिया में, लेकिन बीए केडिया जी हैं और तमाम लोग आज भी टर्मिनल बैठते हैं, जो ट्रेडर रहे हैं उसके बाद इन्वेस्टर हुए हैं, लेकिन उनकी ट्रेडिंग आज भी नहीं गई है। ठीक है। तो वो सब फ्यूचर्स में ट्रेंड फॉलोइंग में काम करते हैं आज भी। वो कोई ऑप्शन ऑप्शन में काम नहीं करते हैं, कॉल ले लिया, पुट ले लिया, फलना कर लिया, यहाँ से एडजस्टमेंट करो, वहां से एडजस्टमेंट करो, ये सब चीजों से कुछ नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सब आप विश्वास नहीं करोगे। गुड़गांव में कंपनियों का इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट आया था, जो एल्गो ट्रेडिंग फर्म है, 900 करोड़ रुपए का सर प्रॉफिट बुक की है। कहाँ से पैसा आया है। ये जो 50 50 हजार रुपए लेके आए हैं ना, 1 लाख रुपए लेके आए हैं, 1 लाख रुपए में 25 20 हजार का वेबिनार कर लिए, 2 2 हजार का, बाकी जो बचा वो ऑप्शन में लगा दिए। आप समझ रहे हो, आपको 900 करोड़ का प्रॉफिट। अपने प्रोग्रामर्स का जो आईआईटीएन है, ट्रेडर कम्स यू नो प्रोग्रामर्स है, उनको 5 5 7 7 करोड़ रुपए एक एक बंदे इंसेंटिव लेके गए, 10 10 करोड़ एक एक बंदे इंसेंटिव ले गए। 900 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक की इसमें एल्गो ट्रेडिंग फर्म ने, बड़ी पूरा आर्टिकल आया था इकोनॉमिक टाइम्स से। तो वो सर ऑप्शंस में पैसा बनाते हैं, हमारे आपके बस की बुद्धि की चीज नहीं है। ये सब तो आज करोगे कल खत्म हो जाएगा।
इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको बाजार में ट्रेडिंग से बड़ा पैसा बनाना है, या इन्वेस्टिंग में भी मैं बोलता हूं कि देखो, जिसे सर को 32-33 साल हो गया, और हमें नहीं पता किसी फंडामेंटल के बारे में, कोई 3 रुपए वाला शेयर 300 रुपये हो जाएगा, वो मुझे नहीं पता सर, ना तो मुझे कोई बताने वाला है। आप समझो, अगर आपने मुझे बता भी दिया, विजय सर बता भी देंगे, तो भी मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरी अपनी रिसर्च नहीं है, मेरी अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, मैं क्यों किसी कहने पैसा लगाऊं। ठीक है, तो वो आम जनता तक पहुंच नहीं पाता, वो बहुत बहुत ही छोटा कार्टेल है, बॉम्बे वगैरह में बैठता है, वो लोग काम करते हैं। हम लोगों के लिए एक ही चारा है, वो है सिर्फ ट्रेंड, और कोई चारा नहीं है पैसा बनाने का। वेरी तो ट्रू। ये सही। चीज मैं, जो मेरे को जो समझ में आता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ तमाम ऑप्शन में लोग काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इतना डेंजरस इंस्ट्रूमेंट है मुकेश, इतना डेंजरस इंस्ट्रूमेंट है। मैं तो दिल्ली में अब तो, जब तक थोड़ा वेल थोड़ा ठीक हो गया, तो मैं ज्यादा सर्किल वगैरह में नहीं जाता। अदरवाइज यहाँ के जितने स्टॉक ब्रोकर थे, लगभग लगभग सारे मेरे को जानते हैं अभी भी। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ओवरनाइट में खत्म होते, 3-3 पीढ़ियों का धंधा खत्म हो गया सर इस बाजार में, पता, एक दिन के अंदर। तो ये बहुत ही डेंजरस इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि, और मैं ट्रेडर्स को, मैं फ्यूचर में काम करता हूँ, लेकिन मैं ट्रेडर्स को बोलता हूँ, भैया चुप मार के कैश में काम करो। 5 लाख रुपए आपके पास है, वो 5 लाख रुपए जीरो करना चाहते हो, 5 लाख से 5,50,000 करना चाहते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि 5 लाख से 5,50,000, 5 लाख से 5,50,000 किया जाए। बट ट्रेडर क्या करते हैं, वो ऑप्शन में आएंगे और इन द मनी आउट द मनी करके वो 5 लाख रुपए का जीरो करके घर चले जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है समझाना किसी को, मेरा काम तो सिर्फ बताना है, गाइड करना है, बाकी तो ट्रेडर लोगों का अपना हिसाब किताब है, अपना जैसे जिसको करना हो करेंगे। ठीक है मुकेश जी। नहीं नहीं, वेल सेड सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करें, आप सबसे, क्योंकि एक क्वेश्चन डिफरेंट आंसर, मुझे तो बहुत मजा आया। बट सर एक आखिरी सवाल, अगर आप, थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए प्लीज, अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। या एक सर हमारे सब्सक्राइबर हैं जो खासकर मयंक सर आपके बहुत बड़े भक्त, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो मैंने उनको वर्ड्स दिए कि नहीं यार, इस बार मैं तेरा सवाल जरूर पूछूंगा, और ये आप सबके लिए मैं जानना चाहूंगा। ठीक है सर, उनका सवाल सुनिएगा। इंट्राडे, एक्चुअली वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सैनिक सर और नितले सर आप पे भी खासकर जुड़ा हुआ है। सर इंट्राडे ऑप्शन में फियर और ग्रीड कैसे कंट्रोल करें, और एक लॉस हो जाने पर ओवर ट्रेडिंग और साइकोलॉजी खराब हो जाती है। सर दिन का जब मैं 5,000 प्रॉफिट कमा लेता हूं, तो मेरे अंदर और लालच आ जाता है, और मैं रूल्स को भी तोड़ देता हूं, डिसिप्लिन को और ज्यादा तोड़ देता हूं, और मैं ओवर ट्रेडिंग करने लगता हूं, जबकि मेरा एनालिसिस परफेक्ट है। ये जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो है संचित बिस्ट, जो कि मुंबई में है, ही इज अ शेफ। प्लीज ये तो सर, एक सर मुकेश, आपसे मैं शुरुआत तुमको करते चलो हैं। मैं ही मैं सर बोल प्लीज देता हूँ आप पहले। करें। या एक तो मुकेश, मैं तुमको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि तुम एनालिसिस के साथ साथ इस सब टॉपिक पे डिस्कशन करते हो, जो कि किसी चैनल पे सब चीजें नहीं मिलती हैं। सिर्फ आते हैं लोग, इवन की चार्ट भी नहीं बताते हैं, पढ़ाने की भी कोशिश नहीं करते, वो बोल करके रिलायंस इतने खरीदना है, ये स्टॉप लॉस से टारगेट है, ये बोल के चले जाते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा सेक्शन तुमने स्टार्ट किया है, और होप करता हूँ कि आगे ये ग्रो करेगा। देखो यार, एक बड़ा सीधा साधा उदाहरण देता हूँ, बाजार में ना साइकोलॉजी 90% काम करती है, मान लो। क्योंकि पैसा कब बनेगा, जब पोजीशन बड़ी लोगे। पोजीशन कब बड़ी लोगे, जब तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग रहेगा। एग्जिट कब करोगे, इंतजार करते रह जाओगे। इसलिए तो मैं टर्मिनल ऑपरेटर रखा हूँ भाई, कि वो फोन पे बोल देता हूँ, अब बोल, अगर मैं ऑफिस पे हूँ तो उठ के चला जाता हूँ। मेरे मेरे मान लो मेरे को 20 लाख रुपए लग रहे हैं, मैं बोलूंगा ठीक है 20 लाख लग रहे हैं, 20,50,000 तक, 21 लाख तक सब पोजीशन काट दे, काट के मेरे को फोन करना, मैं जा रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ मैं बैठा रहूंगा तो मैं 2-2 रुपए सर बीट ऊपर नीचे करवाता रहूंगा, इससे बढ़िया हट जाओ टर्मिनल से। तो पहली तो एक चीज, दूसरी चीज क्या है यार, साइकोलॉजी ना, ये इंसान की जब तक ये जिंदा है, जब तक ये अर्थिप नहीं जा रहा है, तब तक ये गलतियां करता ही रहेगा, अपने आप को कोई हो। ठीक है। और ये माइंड से साइकोलॉजी धीरे धीरे डेवलप की जाती है, उसके लिए आपको लॉट्स ऑफ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो गेम है, वो पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम करता है, पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम करता है। अब एक उदाहरण दे रहा हूं, ये इतना कड़वा उदाहरण है कि 10 मैच इंडिया जीती, ठीक है, सारी साइकोलॉजी स्ट्रांग, सब बढ़िया, सारा ट्यूनिंग सब कुछ बढ़िया। अब मैं अपने साइकोलॉजी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपने साइको, हालांकि मैं किसी से बोला नहीं, क्योंकि मुझे गालियां थोड़ी सुनी थी, लेकिन मुझे मुकेश से बोला, मैंने कहा मुकेश, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सेमीफाइनल में सारे खिलाड़ी बहुत रन बना दिए, रोहित शर्मा बना दिए, श्रेयस अय्यर बना दिए, विराट कोहली बना दिए, सबने रन बना दिए, फाइनल में कौन बनाएगा भाई। तो मैं एज ए टेक्निकल चार्टिस्ट में प्रीवियस डेटा निकाला है
कि जब इंडियन टीम में कोई एक मैच में सारे परफॉर्म कर जाते हैं तो नेक्स्ट मैच में नहीं कर पाते। सर साइकोलॉजी की वजह से आपका शुभमन गिल नहीं खेल पाया, क्योंकि वो कोरोना काल का ऑप्शन ट्रेडर था, समझो बात, ठीक है। और रोहित शर्मा ओवर कॉन्फिडेंट, पैसे बन गए हैं, और पोजीशन लो और पोजीशन लो, टक से चले गए एचडीएफसी बैंक की तरफ, ठीक है। तो ये श्रेयस अय्यर अनभिज्ञ खिलाड़ी, ठीक है, छोटी टीम के साथ सेंचुरी मार दी, तो प्रेशर को, फाइनल का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। तो ये चीजें बहुत, मतलब एथलीट और ट्रेडिंग बिल्कुल आपको, जब आप बड़े बड़े ऑथर्स के, बड़े बड़े राइटर्स के ट्रेडिंग की विषय पे जो किताबें लिखी है ना, उनकी बुक्स को आप स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि वो ट्रेडिंग और एथलीट को बिल्कुल पैरेलल दर्जा दिए हुए हैं, स्टेटस दिए हुए हैं, पैरेलल स्टेटस है। उनसे सीखो, उनसे कैसे कम बैक करना है, वो कैसे कम बैक करते हैं। कैसे रोहित शर्मा कल 121 रन बना दिया, उसे मुंबई इंडियंस, अभी यही टीम है, इसी टीम का अगर वर्ल्ड कप एक मैच से सारा गेम पलट गया, एक मैच, वो कोई भी जीत सकता था। हो सकता है बांग्लादेश होती तो वो भी जीत जाती, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी इंडिया 1983 में जीत नहीं गई, बांग्लादेश की तरह टीम थी वो, तो वो कोई भी जीत सकता था, लेकिन एक मैच ने पूरा गेम पलट दिया। शायद वो एक मैच जीत गए होते तो आज 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए सारे प्लेयर के अकाउंट में होते, जो बड़े प्लेयर हैं। छोटे मोटे जो प्लेयर हैं बेचारे स्ट्रगल करने वाले, 10-10 करोड़ उनको भी मिल गया होता। लेकिन एक मैच न चलने की वजह से बेचारा रोहित शर्मा को ऊपर सोचो क्या बीता, उसे मुंबई इंडियन की कप्तानी से भी हटा दिया गया। तो उसके साइकोलॉजी पे क्या गुजर रहा होगा आप ये समझो, कैसे फिर उसको कम बैक करना है, ये स्टडी करने की जरूरत पड़ती है सारे ट्रेडर्स को। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये एक ट्रेडिंग है, ये लंबी जर्नी है, इसमें लॉसेस एंड प्रॉफिट होते रहेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, छोटे कैपिटल हैं, कैश में काम करिए। सबसे पहले तो आपको महीना 2 महीना नए ट्रेडर्स को ना पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। पेपर ट्रेडिंग के बाद फिर कैश में काम करना चाहिए उनको। कैश में काम करने से क्या होगा, उनको ये फील होगा कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। अब आज कॉल ले लिए, कल पुट ले लिए, कोई न्यूज आ गई, ₹2 वाला ऑप्शन साल कब 200 रुपये हो जाए उसका पता नहीं है, आपका स्टॉप लॉस भी नहीं था, कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो ये सब चीजें कोई देना नहीं चाहता आज की डेट में भी, मुकेश बाबू, कि मैं कम से कम 2 से 3 लाख रुपए मिनिमम मिनिमम मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ एजुकेशन पे, मिनिमम। अभी देखो यूएस से किताब आई है, मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, लेकिन ये देखो अभी ये किताब मंगवाई मैंने, आज ही आई है ये बुक, ये 1.5 महीने में आई है, जबकि मेरे पास नहीं तो कुछ तो 100-125 बुक्स ज्ञान की पढ़ी होंगी। मुझे अच्छा लगता है, मैं मंगा लेता हूँ, पढ़ता हूँ, अच्छा जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो ये जर्नी है साइकोलॉजी की, जो कि सभी ट्रेडर्स को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब साइकोलॉजी पे क्लास लोगे तो 3 दिन भी शायद कम पड़ जाएगा मेरे लिए। नहीं नहीं, वंडरफुल वंडरफुल सर, आपकी बातें कसम मैं मुग्ध हो जाता हूँ। चलिए सैनिक सर, अब आपकी बारी प्लीज। नहीं, क्या है, जो लोग मयंक सर ने करेक्ट बताया कि आप पेपर ट्रेडिंग शुरू किए, उसके बाद आप कैश मार्केट में जाइए, उसके बाद ही आप डेरिवेटिव्स में आ जाइए। तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, और मुझे कुछ शर्म नहीं आती, मगर मैं बताऊंगा। 1998 से एनएससी ने वो ऑप्शंस का एग्जामिनेशन शुरू किया। एक्चुअली ऑप्शन शुरू किया 2000 में। तो मैंने एग्जाम में 94% लिया, वो डेरिवेटिव्स का एग्जामिनेशन, एनसीएफएम, अभी एनआईएसएम बोलते हैं। सो मैंने सोचा अरे 94 मिल गया तो मैं तो धुरंधर हूं, ऐसा सब कुछ आता है। तो उसके बाद 2001 में एनएससी ने मुझे बुलाया कि यू टीच ऑप्शंस टू स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग एग्जाम एनसीएफएम का। मैंने वो टीचर भी बना। तो 3-3 साल के बाद यू हैव टू टेक एग्जाम, एंड एवरी टाइम आई एम टेकिंग एग्जाम 90% मिनिमम। मैंने शुरू किया 2001 से, ऊपर गया नीचे गया, ऐसा बहुत पैसा गवाया, पैसा कमाया। 2021 में मैंने इतना पैसा कमाया कि मुझे बहुत शर्म हो गई कि क्या है, मैं 20 साल से ऑप्शंस कर रहा हूं, इसके बाद भी मुझे इतना मुझे ट्रेडिंग किया है, ट्रेनिंग किया है, फिर भी मुझे ये कुछ गलत हो रहा है। तो बोलते हैं ना, फॉर्म गया है। तेंदुलकर ने 99 सेंचुरीज मार दिया, 100 सेंचुरी के लिए 1 साल लगा उसे। तो मैंने 21 से मैंने बोला नहीं, अभी मैं
कैश मार्केट में ही ट्रेडिंग करूंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग कैश मार्केट में ही करूंगा। सो उसके बाद मैंने कैश मार्केट से ही मैं पहले भी करता था, मगर ऑप्शंस बहुत करता था, फ्यूचर्स में करता था। अभी फ्यूचर्स ऑप्शंस में छोड़ के अभी मैं आई हैव कम टू ओनली कैश मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग। सुकून मिल रहा है। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो एवरी डे मैं मेरा ट्रेड बुक का जो प्रॉफिट लॉस मैं बताता हूँ, और एवरी मंडे सबको दिखाता हूँ कि क्या ट्रेड कर रहा हूँ, कौन सा ट्रेड कर रहा हूँ, कौन सा रेट पे कौन सा परचेस करूंगा, सेल करूंगा। तो कभी कभी क्या होता है, कितना भी एक्सपीरियंस हो आप पैसा गंवा सकते हैं, पैसा बहुत गंवा सकते हैं, बहुत दिन के लिए गंवा सकते हैं। तो मैं पहले यही बोलूंगा कि ये ट्रेडिंग तो सबको मालूम है कि 89-90% लोग फेल हो जाते हैं। तो आप ट्रेडिंग क्यों करते हो? आप ट्रेडिंग करो, मगर आप कैश मार्केट में किया तो आपका लॉट साइज एक शेयर से कर सकते हैं। आप इधर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक लॉट साइज होगा 500, निफ्टी लिया तो 50 शेयर्स, एक्सपोजर कितना रहेगा? तो आप स्टॉक कैश मार्केट में किया तो आपका एक्सपोजर कम रहेगा। एक्सपोजर कम बोले तो प्रॉफिट भी कम, लॉस भी कम। वो हम सोचेंगे कि प्रॉफिट कम मिल रहा है, मगर लॉस की कौन सोच रहा है? 90% लोग नहीं सोचते हैं, इसलिए लॉस करते हैं। मैं कुछ सलाह दूं तो मैं बोलूंगा कि जो मयंक सर बोले कि पहले बुक बुक ट्रेडिंग करो, उसके पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद कैश मार्केट में आओ। अगर आपको कॉन्फिडेंस मिल गई एक एक साल मिनिमम करके, उसके बाद उधर कूदो। एक बोल सकता हूं कि साइकोलॉजी कितना भी बोलूं मैं, साइकोलॉजी माइंड सर ने बताया कि ये तो एक दिन में हम नहीं सिखा सकते, ये तो सालों साल इतना भी होके मैं 20 साल के बाद मैं फेलियर हो गया, 20 साल के बाद। तो एंड कभी भी मैं 90% के कम मैं F&O में एग्जाम में कभी भी नहीं लिया, कभी भी। तो इतना ज्ञान होने के भी, साइकोलॉजी होने के भी एक्सपीरियंस होने के भी, पैसा कमाए भी ये हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। सचिन तेंदुलकर को हो, हम किधर है? वेल तो सेड, वेल नहीं सेड। कह सकता हूँ। नहीं सर, नहीं सर, बहुत ही बढ़िया आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। निचले सर प्लीज, अब आपके बारे में। देखो यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। एक बार अगर आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उठना सीखना चाहिए। अगर आप उठोगे नहीं तो मार्केट आपको उठा देगा। ओके, वो वाला चीज अगर आप कर सकते हो तो ही हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि ऑप्शंस फ्यूचर्स हम लोग भी करते हैं तो एक चीज कभी कभार ऐसी होती है कि एक दिन ऐसा आता है वो अगर संभाल नहीं पाए तो महीना 2 महीने की जो कमाई है वो एक ही दिन में चली जाती है। मतलब आप कितना भी कंट्रोल करो वो चीज होती है और काफी बात होती है। तो जैसे इसमें आप एक ऐड ऑन कर सकते हो, अपने ऊपर एक मेंटर को, अपने वाइफ को या फिर अपनी जो भी आपके बाजू में है उसको बताओ कि मेरे से ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, तो उतना सीखो। जैसे कि आप बुक्स पढ़ सकते हो या फिर कुछ दूसरी जगह पे। अगर आप रिकवर करने की कोशिश करोगे तो काफी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका एक दो ट्रेड में अच्छा चला गया मॉर्निंग में, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे भी है, वो पहले एक दो ट्रेड अच्छे कर लेते उसके बाद वीडियो गेम चालू कर देते हैं। आपको अपना लाइन डिसाइड करना पड़ेगा, आपको पूरा दिन वीडियो गेम खेलना है या फिर एक टाइम स्लॉट फिक्स करो 9 बजे से लेके 11 बजे तक मेरा जो भी ट्रेड होगा उसको एग्जिट करके मैं निकल जाऊंगा। देखो कितना भी आप कुछ भी करो, अपने ऊपर अपने आप को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। कितना भी कोई आप कितना भी साइकोलॉजी बुक पढ़ो, कितना भी किसी का लेक्चर सुनो या फिर कितना भी वीडियोस देखो, अपना अपने आप को ही रोना रोना होता है। क्योंकि वो कोई दूसरा आके कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि अपनी साइकोलॉजी अपने आप को ही डेवलप करनी पड़ेगी। तो आपको जो भी मॉर्निंग में प्रॉफिट हो रहा है उसको लेके निकल जाओ। क्योंकि एक बार आप स्क्रीन के ऊपर पूरा दिन बैठोगे ना तो वो प्रॉब्लम देगा आपको स्क्रीन को। तो जो भी आप अच्छी एनालिसिस कर रहे हो तो आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है आप थोड़ा थोड़ा करके बुक करके जाओ। अगर आपको आ ही रहा है और आपको खेलना ही है तो कैश में लेके चले जाओ कि 50 क्वांटिटी उसमें इंट्राडे कर। ऑप्शंस का प्रॉफिट अगर आपने कमा लिया 5,000 तो फिर आप ट्रेड कैश में कर लेना। 500 या फिर 1,000 रुपए की रिस्क लेना, तो वहां पे आपका प्रॉफिट क्या हो सकता है, सेव हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे ही ट्रिक यूज करने पड़ेगा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया नितिले सर, बहुत बढ़िया। और फाइनली हम एंडिंग, शो के एंडिंग में आ चुके हैं। आई होप आप सभी को आज का राउंड, आज के क्वेश्चन सभी पसंद आए होंगे। तो चलिए सर, इट्स ऑलरेडी टू लेट, आई थिंक 10 बजने वाले, रात के 10, फ्राइडे के 10 बजे हम शूट करें। आप सभी का सर वन सेकंड बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोबल ट्रेडर टीवी की तरफ से। चलिए सर, एक एक चीज ध्यान रखिएगा,
कि अगले हफ्ते हम लोग अब थर्सडे को 9 बजे पॉडकास्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्रफुल भी ज्वाइन करने वाला और उमेश भी ज्वाइन करेंगे, दोनों जन ज्वाइन करेंगे, तो दो और पैनलिस्ट ऐड हो जाएंगे। तो चलिए जन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। थैंक यू। और सभी लोग राम जी को प्लीज वेलकम करिए मंडे को। थैंक यू। जी जी, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।